A very good morning to you all, students. Let us move to the last part of our fourth chapter, electoral system. Last class we have completed the election procedure, that what are the steps involved in our election system. Today we are going to see the last portion, that is page number 69. What makes elections in India democratic? But whenever we read about any elections during elections time na in newspapers, or whenever we hear about it, whenever we discuss about it, तो we used to see certain, कह सकते हैं, मिस थिंग्स और सर्टेन रॉन्ग थिंग्स इन आवर इलेक्शन सिस्टम्स. ठीक है, किस तरीके के थिंग्स वी यूज टू रीड? वी यूज टू सी द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस टाइम. मीन्स ब्राइब देकर वोटर्स को धर्म के नाम पे, या फिर उनको डरा के धमका के, या रॉन्ग तरीके से जो है जो कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन विन करने की कोशिश करती है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, तो फिर इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे हुए? बेटा ये जो रॉन्ग थिंग्स है ना, ये कभी भी इंडिया की हिस्ट्री में या इलेक्शंस की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं पाया गया है कि बहुत ही लार्ज लेवल पे होती है और इनके दम पर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी विन कर गई हो. अंडरस्टैंड कि इंडिया की हिस्ट्री में वी हैव नेवर सीन कि एनी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी विन in an election and form a government who use the wrong practices, who do the wrong things during the election. हाँ, होती हैं ये चीज़ें, पर छोटे मोटे लेवल पे होती है, इग्नोरेबल लेवल पे होती है, जो हमको अनहैप्पी जरूर बनाती है, हर्ट जरूर बना करती है, बट इसका कभी हमको जो है आउटपुट पॉजिटिव देखने को नहीं मिला है. मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि जो पार्टी रॉन्ग थिंग्स यूज करती है ड्यूरिंग इलेक्शंस वो अल्टीमेटली हार जाती है, डरा देती है, धमका देती है, पर अंदर जाके कैंडिडेट किसको वोट कर रहा है वो किसको क्या पता. ठीक है, तो इससे जो है लोगों के दिमाग पे जो इस पार्टी का कैंडिडेट का गलत प्रभाव ही आता है. जो ब्राइब देता है वो ये जो ब्राइब रिश्वत देता है वो खुश तो हो जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान कि मैं विन कर जाऊंगा, जनरल पीपल मेरे को वोट देंगे, बट एक्चुअल में ट्रुथ क्या है, वो आगे जाके हार जाता है. और ये सब जो चीजें है ना, ये छोटे मोटे लेवल पे होती है, कभी लार्ज लेवल पे, ओवरऑल कंट्री लेवल पे नहीं देखी गई है. और ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई जो है गलत कैंडिडेट जो है वो सरकार बना रहा हो. आ रही है बात समझ में? होता है, बट बहुत ही स्मॉल और इग्नोरेबल लेवल पे होता है. तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या चीजें हैं जो इन चीजों को कंट्रोल करती है, कैसे जो है ये इलेक्शंस को, क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक बनाती है. तो इसके 3 पॉइंट्स अपन देखेंगे कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया, और इज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया. किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि जो इलेक्शंस है हमारी कंट्री में वो डेमोक्रेटिक है, ये कैसे पता चलता है. तो उसकी फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट आएगा इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. हमारी कंट्री में जो बेटा इलेक्शंस का सारा काम है, वोटिंग लिस्ट से बनाकर कैंडिडेट को इलेक्ट करना, मतलब इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो सारा काम है वो कोई गवर्नमेंट, कोई प्रेसिडेंट नहीं देखता. इसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, दैट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जिसके की मेंबर्स को या जिसके की चीफ को, इलेक्शन कमीशन के जो हेड है वो होते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको कि अपॉइंट करते अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट. बट वंस he is appointed, he is not answerable to president, he is not answerable to any government, any prime minister. He works totally independently like our judiciary work. हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, उन पर किसी का पावर नहीं है, वो सबके लिए इक्वल है. उसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, एक बार जो है इलेक्ट हो जाता है इसका CEC, उसके बाद वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करता है, किसी के डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है. वो अपने आप में पावरफुल बॉडी है जो सारे इलेक्शंस करवाती है, और कोई भी गलत कर रहा हो, चाहे वो सरकार जो पावर में चल रही हो, कुछ भी गलत हो रहा है इलेक्शन के दौरान में, तो उसको वो पनिश कर सकता है. ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो है पॉजिटिव पॉइंट है, या डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने का जिम्मा जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन में करवा है पर है. तो ये अपने आप में
प्रूफ है कि जो हमारे देश में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक होते हैं। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी इलेक्शन की बॉडी है, इलेक्शन करवाने वाली जो कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर में नहीं है। तो ये आप रीड करोगे तो आप समझोगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पेज 69 पे एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। मैं रीड कर रही हूँ, आप देखो। Very few election commissions in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India. सब कंट्रीज में होंगी इलेक्शन कमीशन में, पर जितना पावर इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास है उतना किसी भी देश के पास नहीं देखा गया है। क्या पावर से, ये चारों पॉइंट्स दे रखे ना, ये इसका आंसर है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, नोटबुक में करना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, उस दिन से जब तक इलेक्शन पूरे होकर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेता है। तो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। सेकेंड, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है कि इस हिसाब से काम, कोड ऑफ कंडक्ट अपन ने आगे पढ़ा ना बेटा लास्ट क्लास में, तो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन के इस हिसाब से सबको बिहेव करना, और जो उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाती है, चाहे पार्टी जो कोई भी कैंडिडेट है, उसको पनिश करता है इलेक्शन कमीशन। During the election period, the EC can order the government to follow certain guidelines. इलेक्शन टाइम के दौरान जो है कुछ गाइडलाइंस दे सकती है सरकार को। ईसी जो सरकार पावर में है उस हिसाब से सरकार को काम करना पड़ता है। टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन। जो सरकार पावर में है वो वापस विन करने के लिए ऐसी कोशिश न करे, कुछ गलत मिसयूज न करे पावर को। तो ये सारा काम कौन देखता है? ईसी। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे हैं उनका ट्रांसफर भी ईसी कर सकता है इलेक्शन पीरियड के दौरान। When on election duty, government officers वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जब वो इलेक्शन पीरियड आता है उस दौरान ईसी के अंडर में ही काम करते हैं। इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम होता है उसके लिए वो गवर्नमेंट के अंडर में ना होके उस टाइम पीरियड के दौरान जो है ईसी के अंडर में वर्क करते हैं, फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even, और लास्ट 15 ईयर से दे रखा है कि डे बाय डे इलेक्शन कमीशन पावरफुल होता ही जा रहा है, अपने पावर्स को एक्सपेंड करता ही जा रहा है। It is very common now for the Election Commission to reprimand means called, डांटना, किसी को पनिश करना, the government and administrator for their slap। अगर कोई सरकार जो है इसी की बात नहीं मानती है तो उसको इसी जो है पनिश करते हुए, डांटते हुए देखा गया है। When election officers come to the opinion that polling was not fair, अगर किसी इलेक्शन ऑफिसर को ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में जो वोट सही से कास्ट नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो वहाँ पे वापस रीपोल, वापस से वहाँ के वोट डलवा सकता है। द रूलिंग पार्टी ऑफन डू नॉट लाइक वॉट द ईसी। जो रूलिंग पार्टी ऑब्वियसली सरकार जो पावर में चल रही है उसको ईसी टोकता रहेगा तो उनको पसंद नहीं आता, पर न चाह के भी वो कुछ नहीं, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती सरकार पावर में। मीन्स जिसे जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं है, तो इलेक्शन टाइम के दौरान इलेक्शन के वर्क में जो है ईसी से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि इंडिया के जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का। उसका फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लिखकर उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे कि इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, उसके पास ये पावर है, तो ये प्रूफ है कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। सेकंड हेडिंग इसके पॉपुलर पार्टिसिपेशन। कैसे पता चलता है इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है? तो लोगों के पार्टिसिपेशन से ज़्यादा लोग वोट करते हैं, और स्पेशली लो कास्ट लोग, मीन्स पुअर पीपल, कॉमन पीपल, ठीक है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू रिच पीपल इन इंडिया। तो ये चीज़ें जो है दर्शाती है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो रही है, पॉपुलरली लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस सिस्टम में। तो लोगों का इंटरेस्ट देखकर पता चलता है कि डेमोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होते, अनडेमोक्रेटिक होते, रॉन्ग होते, तो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो ये सेकेंड हेडिंग है। अब इस पॉपुलर पार्टिसिपेशन में भी बेटा 4 अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। इस हेडिंग की भी 4 अलग अलग सब जो है अपन कह सकते हैं पॉइंट्स है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पॉइंट फर्स्ट,
पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट। 1 मार्क्स के लिए आता है वोटर टर्नआउट क्या होता है। वोटर टर्नआउट मीन्स जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया में, तो जितने परसेंटेज वोट डले, मतलब जितने परसेंटेज वोट डले उनको कहते हैं वोटर टर्नआउट फिगर। वोटर टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज, देखो ये आंसर दे रखा है, वोटर टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट वोट। जो एलिजिबल वोटर्स जिन्होंने एक्चुअल में वोट डाला है उनको बोलते हैं वोटर टर्नआउट। इससे पता चलता है कि कितने परसेंटेज वोट डले। Over the last 50 years, the turnout in Europe and North America has declined. अगर इंडिया के कंपेयर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को देखा जाए तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो है वोटर टर्नआउट रेशियो डिक्रीज हुआ है, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी अच्छे से नहीं चल रही है, इसलिए लोग पॉपुलरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जबकि इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में या तो इंक्रीज हुई है या स्टेबल रही है, कभी भी डाउन नहीं आई है। और नीचे ये दे रखा है आपको ग्राफ, देख लो नीचे पेज 70 पर पिंक जो लाइन है वो यूके की दे रखी है। यूके में जो है 1980s में जहाँ पर 78% वोट पड़े वहाँ पे 72 और धीरे धीरे आके 59 और 61, तो कंटिन्यूस डिक्रीज हुए हैं। वहीं इंडिया में 56% से 58, 62, 60, 59, 58, ठीक है, 56 से नीचे कभी वापस नहीं आया है। तो या तो स्टेबल रहा है या इंक्रीज हुआ है, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो इससे इंडिया की डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने का पता चलता है। अब इसी का सेकंड पॉइंट है, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन द लार्ज प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू रिच। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रिच के कंपेयर में जो पुअर पीपल है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है भी तो पुअर की, तो इससे ये पता चलता है कि पुअर पीपल्स को कहीं ना कहीं अपनी भलाई दिख रही है इन सब चीज़ों में, उनको डेमोक्रेसी दिख रही है, तभी तो वो वोट करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि भाई वो अच्छा कैंडिडेट इलेक्ट होकर आएगा उनके बिहाफ पे, जो उनकी भलाई करेगा, उनके लिए कुछ अच्छा करेगा, तभी तो वो वोट कर रहे हैं। तो दिस शोज द कह सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। जबकि अमेरिका में रिच पीपल ज़्यादा वोट कर रहे हैं, पुअर कम कर रहे हैं, तो इससे उनके नॉन डेमोक्रेटिक होने का पता चलता है। थर्ड पॉइंट है इसका, common people in India attach a lot of importance to election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and program favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. Common people जो है ज़्यादा elections में interest दिखाता है, तो इससे भी ये पता चलता है कि election जो है democratic है। फोर्थ पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंगली। सिर्फ लोग वोट ही नहीं करते हैं, आ रही है बात समझ में, बल्कि आज हर 7 वोटर्स में से एक आपको बंदा ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा मैं इस पार्टी का मेंबर हूं। मतलब लोग सिर्फ वोट करने में ही इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो पार्टी का मेंबर बनने में, पार्टी की कैंपेनिंग करने में, पार्टी का किसी न किसी पार्टी का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। हर 7 में से एक व्यक्ति जो है आपको इंटरेस्टेड मिल जाएगा पॉलिटिक्स में। तो ये अपने आप में शो करता है कि जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक है इंडिया में। आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया? फर्स्ट अपन ने पढ़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, सेकेंड अपन ने पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जिसके 4 सब पॉइंट्स अपन ने पढ़े। लास्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्शन आउटकम। इंडिया में इलेक्शन का जो भी आउटकम आता है उसको सभी लोग, सभी कैंडिडेट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करती है, कोई उसका विरोध नहीं करता है। जो भी जीत के आता है उसको फाइनली पावर दी जाती है। तो ये अपने आप में शो करता है कि इलेक्शन जो है इंडिया में डेमोक्रेटिक हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, पेज 72 लेफ्ट हैंड साइड। द रूलर्स पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन। इंडिया में क्या होता है, रूटीनली जो पार्टी रूल कर रही है, अधिकतर हर साल 5 साल में ऐसे देखने को मिलता है कि नई सरकार आती है। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो चाहे स्टेट लेवल की। इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 15 years द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। इन द यूएसए एंड इनकम्बेंटमेंट ऑफ सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जबकि यूएसए में ऐसा कभी देखा गया है कि एक ही बंदा बार बार इलेक्ट होकर आता है, कभी देखा गया है कि वो लूज करता है। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एमएलएज लूज, जबकि इंडिया में आधे से ज़्यादा एमपीज एमएलएज हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of
ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विल नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज। इंडिया में जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, जो अननेसेसरी पैसे स्पेंड करते हैं, उनको हारते हुए ही देखा गया है। बेयरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड। और लोग जो है इलेक्टोरल आउटकम्स को एक्सेप्ट करते हैं, इससे पता चलता है कि इलेक्शंस इंडिया में डेमोक्रेटिक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। आज का 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ये, और 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के पावर क्या है, पेज नंबर 69 पे ये दे रखे हैं। फर्दर अपन लास्ट टॉपिक आज का ले रहे हैं। इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का भी बनता है, कभी 5 मार्क्स का भी, कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। के हम कह रहे हैं कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं, बट फिर भी जो है, चाहे इंडिया हो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड हो, इलेक्शंस में जो है कुछ न कुछ जो चैलेंजेस आज भी देखे गए हैं। मीन्स आज भी जो है इलेक्शंस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, जिनको हमको ओवरकम करना बाकी है। मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स रह गई है इलेक्शंस में जिनको हम अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए, जिनका प्रभाव हटा नहीं पाए हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये अपने आप में क्वेश्चन ये करना है। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड। अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्शन फ्री और फेयर है इंडिया में, ऊपर के पॉइंट्स अपन ने देखे। The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rival. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money power. ठीक है, ओवरऑल इंडिया में चाहे पॉजिटिव है, पर आज भी कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे अपन ने देखा है कि रॉन्ग तरीके से जो पावरफुल पीपल हैं, जो मनी मैन हैं, वो जीत जाते हैं। कुछ ऐसी जगह है, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 50 years in our country. That is why what makes India election democratic. Yet the picture looks different if we ask deeper question. Are people's preferences based on real knowledge? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? भाई चॉइस, जो हमको चॉइस मिलती है हम उसी से इलेक्ट करते हैं ना। तो अभी भी ये क्वेश्चन इंडिया में है कि क्या लोगों को प्रॉपर चॉइस मिलती है। जो वोटर वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या वो अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से प्रॉपर तरीके से वोट करते हैं। तो स्टिल सम चैलेंजेस आर देयर इन इंडिया। लास्ट पेज पे आ जाओ, पेज 73 पे ये मेन पॉइंट्स हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखोगे, क्या क्या चैलेंजेस है। फर्स्ट चैलेंज है, candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over small parties and independent. हो सकता है कि जो पावरफुल पीपल है, जो मनी मैन्स है, वो जीते नहीं, पर कहीं ना कहीं छोटी पार्टीज को परेशान करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी दबा भी देते हैं। तो एक तरीके से आज भी सवाल है। नेक्स्ट है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश। जो क्रिमिनल कनेक्शन से अपन कहते हैं कि उनको डेमोक्रेसी में नहीं इंक्लूड करना चाहिए, बट आज भी देखा गया है कि क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोग जो है एज कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, और जब वो कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, एक तरीके से देखा जाए वो दूसरे किसी ट्रू पर्सन की जगह छीन लेते हैं। तो ये कहीं कहीं देखा आज भी जा रहा है। सम फैमिलीज गांधी परिवार, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। Some families tend to dominate political party. Tickets are distributed to relatives from their families. पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही फैमिली के जो है लोग जबरदस्ती, चाहे उनमें टैलेंट हो या नहीं हो, चाहे वो एज ए गवर्नमेंट रूल करने के काबिल हो या नहीं हो, पीएम बनने के काबिल हो, जबरदस्ती उनको टिकट दिया जाता है। तो दिस इज रॉन्ग। ये आज भी इंडिया में देखा जा रहा है। चाहे इसका प्रभाव नहीं आ रहा है, प्रभाव क्या नहीं आ रहा है कि हम उनको चुन ही नहीं रहे हैं, वो सरकार बना ही नहीं रहे, तो हम पर उनका कोई प्रभाव नहीं आ रहा। बट ये एक तरीके से गलत चीज है ना। कोई ट्रू इंसान उस पार्टी से खड़ा हो सकता है, तो उसकी जगह छीनी जा रही ना। तो ये आज भी चैलेंज है। आ रही है बात समझ में आपको बेटा? Very often elections offer little choice to ordinary citizen for both. The major parties are quite similar to each other both in the policies and practices. बहुत ही कम होता है कि जो choices लोगों को मिलती है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage. और जो छोटी पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां आज बन चुकी है जैसे बीजेपी और कांग्रेस, तो जो छोटी पार्टियां जो खड़ी होनी चाहती है वो आज भी खड़ी नहीं हो पा रही है। एक तरीके से ये चैलेंज आज भी है। These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. That is why citizens, social activists and organizations have been demanding reform in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? तो ये अपने आप में सारे क्वेश्चन से सवाल हैं। तो ये चैलेंजेस वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना। यहाँ अपना चैप्टर ये खत्म हो रहा है। पीछे ये 74 पेज पे बूथ कैप्चरिंग, कोड ऑफ कंडक्ट दे रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिगिंग,
टर्न आउट रेशियो, ये सारे 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसको रीड करना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना। यहाँ अपना इसका सिविक्स का 4th चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू बेटा।